तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो वो दिन हो गए थे 5-6 दिन पहले मैंने आपको हिस्ट्री का जो पहला पेपर है उसके गेस्ट पेपर या फिर जो अनुमानित प्रश्न पत्र है उसको मैंने आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवा दिया था फ्री के अंदर। और जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था वो तो मैंने आपको कब का प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। वो पेड है, उसको आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज बात करते हैं जो हिस्ट्री का सेकंड पेपर होगा, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है, ठीक है। जो सेकंड पेपर है एमडीएस अजमेर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए। तो सेकंड पेपर हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है या जिसको हम टॉपिक कह सकते हैं, ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछ जाते हैं वो प्रश्न हम आज देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सबसे पहला प्रश्न आपसे मतलब कम फॉर्म है, इनसे पूछा जाएगा। एक तो दांते, मार्टिन लूथर या फिर थॉमस मूर, ये तीन नाम आप याद रखना। इन तीनों नामों में से कोई भी एक का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं ना, छोटे वाला 10 नंबर के जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उनमें से एक, इन तीनों में से किसी भी एक का नाम पूछ लेगा और आपको इनके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। पहला प्रश्न तो आप इन तीनों में से किसी तीनों को ही याद कर लेना आपको, ठीक है। कोई तीनों में से एक कोई आपके एग्जाम में आएगा। फिर आगे देखते हैं सेकंड प्रश्न। आज का हम जो सेकंड प्रश्न है वो देखिए। सेकंड प्रश्न है कि पाप विमोचन पत्र क्या था, इसके बारे में आपसे डिटेल पूछेगा। पाप विमोचन पत्र, ये इतना ही नाम देगा, पाप विमोचन पत्र, और आपको उस पर टिप्पणी करनी है लगभग 20 शब्दों के अंदर। तो ये भी आप इसको डिटेल से याद कर लेना। और एक प्रश्न आगे आएगा जिसका नाम है 95 थीसिस, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। पाप विमोचन पत्र और 95 थीसिस वाला प्रश्न भी लगभग सेम ही है, वो एक ही, ये इसी में से वो समझते हैं 95 थीसिस वाला, तो वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। वो प्रश्न भी आपको आगे दे रखा है, तो ये भी प्रश्न आप याद कर लेना, पाप विमोचन पत्र वाला। फिर जो तीसरा प्रश्न आता है वो देखिए, चित्रकार, लेखककार, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर जो थर्ड ईयर का सिलेबस है उसके अंदर जो साहित्य है उसके बारे में दे रखा है कि आपको जो यूरोप का साहित्य है या फिर इटली में जो साहित्य था, जो प्रमुख चित्रकार थे उसकी चीज़ें भी, जो भी चित्रकारी थे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो मैकियावेली और जो लियोनार्डो दा विंची है, इनकी पुस्तकों के नाम आपको याद रख लेना, ठीक है। एक तो द लास्ट सपर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, या तो लियोनार्डो दा विंची की प्रश्न इनसे पूछ लेगा कि इसकी किताबों के नाम लिखो, या फिर वो दे देगा इनकी किताब का नाम, जैसे द लास्ट सपर या फिर जो मोनालिसा है उसके बारे में, ठीक है। तो वो पेंटिंग है मोनालिसा, तो उसके बारे में पूछ लेगा, उसका चित्रकार कौन है। तो ये मैकियावेली और लियोनार्डो दा विंची की आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है, ठीक है ना। तो इन पुस्तकों को आप याद कर लेना। और आगे देखते हैं आज के आगे का प्रश्न देख के। चौथा प्रश्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण। तो अपने सिलेबस में है पुनर्जागरण, तो इसकी आपको परिभाषा और इसके कारण वगैरह तो शायद नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत कम चांसेस है। पुनर्जागरण के आपको जो छोटा मोटा डिटेल है उसके बारे में, मतलब इसकी परिभाषा या इसका क्या अर्थ होता है वो समझते आपसे पूछा जा सकता है। और इसके प्रभाव आपसे पूछ सकता है, परिभाषा और इसके प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़े इसके विश्व इतिहास पर या फिर विश्व में। तो पुनर्जागरण आपको याद कर लेना है, हल्का हल्का इसका जो परिभाषा वगैरह है। उसके साथ ही आपको याद करना है पुनर्जागरण की तरह ही है जो है धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन ये आपसे इसके कारण पूछ लेगा, ठीक है। तो पुनर्जागरण के कारण पूछने के कम चांसेस रहते हैं, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के कारण और परिणाम आपसे दोनों पूछेगा। अगर ये आएगा तो या तो इसके छोटा सा ये लघुतरात्मक में आएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के 4 कारण बताइए, या धर्म सुधार आंदोलन पर अपनी टिप्पणी लिखिए, या फिर विस्तार से जो निम्नात्मक प्रश्न है वो इससे पूछा जाएगा धर्म सुधार आंदोलन से। तो इसके कारण और परिणाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन और जो अपने पीछे पड़ा था पुनर्जागरण, ठीक है। इन दोनों को आपको याद कर लेना है कारण परिणामों के साथ में। फिर अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 95 थीसिस वाला प्रश्न आपसे पूछ जाएगा कि 95 जो थीसिस है वो क्या था, तो पाप विमोचन पत्र से संबंधित था, ठीक है। और मार्टिन लूथर भी इसी से संबंधित है। वो मार्टिन लूथर अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था कि मार्टिन लूथर कौन था उसके बारे में। तो ये 3 जो शब्द है वो एक ही से संबंधित है, एक चीज़ है, तो उसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर जो एक प्रश्न आता है औद्योगिक क्रांति, इसका औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व था अपने इतिहास के अंदर, तो वो भी औद्योगिक क्रांति से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन, इन दोनों में से किसी एक का प्रश्न आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो अब कौन सा आएगा वो अभी देखिए, इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, तो हम इसलिए इसको अनुमानित प्रश्न पत्र कह सकते हैं। तो या तो औद्योगिक क्रांति आएगा, या फिर धर्म सुधार आंदोलन आएगा, या फिर पुनर्जागरण आएगा। पुनर्जागरण के चांसेस कम रहते हैं, एक का प्रश्न तो आपको लघुतरात्मक दे देगा इन तीनों में से, और इन दोनों में से एक कोई आएगा आपके निम्नात्मक प्रश्नों में, ठीक है। मान लीजिए औद्योगिक क्रांति आ गई आपके लघुतरात्मक, तो उन दोनों में से एक आएगा आपके निम्नात्मक पे, तो ये भी ध्यान रखना है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ और महत्व आपको याद करना है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपको नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था उसके बारे में। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, और ये इससे ज़्यादातर प्रश्न नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से संबंधित ही पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो फ्रांस की क्रांति है वो इसके कारण और परिणाम।
तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी जो ये निम्नात्मक प्रश्नों में ज़्यादातर आ सकता है, या फिर आपसे छोटा प्रश्न भी बना लेता है कि फ्रांस की क्रांति के 2 कारण लिखो, 2 परिणाम लिखो, विश्व इतिहास पर इसके क्या प्रभाव पड़े वो भी। तो फ्रांस की क्रांति भी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इसके प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ही सिलेबस है और सिलेबस के सारे टॉपिक वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें छांटना मुश्किल है। सेकंड जो अपनी बुक है विश्व इतिहास की सेकंड बुक है, तो उसके अंदर टॉपिक छांटना या प्रश्न बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितने प्रश्न आप देख रहे हैं वही अपना सिलेबस है। जैसे फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, अभी हमने पुनर्जागरण पढ़ा, धर्म सुधार आंदोलन पढ़े, तो वो अपना सिलेबस है पूरा का पूरा। तो वो सिलेबस में से इसने 10-12 टॉपिक है, उनमें से आपके प्रश्न पूछ जाएगा। तो 10-12 में से प्रश्न आते हैं आपके 18 एग्जाम में, तो उन 18 में से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे 10-12 टॉपिक के अंदर। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सिलेबस ही वैसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन जो फिर भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको देखिए जो मैंने आपको 8% पीछे बता दिया, और आगे देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसके कारण और परिणाम पूछा जाएगा, क्योंकि इतिहास के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए इटली के एकीकरण के चरण। तो इटली का एकीकरण का प्रश्न कई बार पूछ जाते हैं, मतलब हर 1-2 साल के अंदर इसका प्रश्न आता है। तो आपके अगर पिछले साल के प्रश्न पत्र है तो आप देख लेना कि पिछले 1-2 साल में इटली का एकीकरण के बारे में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अगर नहीं पूछा गया तो ये पूछ लेगा, वरना अगर पूछा जा चुका है 2022 में या 21 में तो इसका थोड़ा आप इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे ये आ भी सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, इटली या जर्मनी के एकीकरण के बारे में तो ज़्यादातर चांस उन दोनों में से इटली का बनता है, तो इसलिए मैंने इटली का एकीकरण आपके लिए महत्वपूर्ण बताया। तो इसके चरण आपको याद करने कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ। फिर तो ये तो प्रश्न कन्फर्म है, 100% याद कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध, इसके कारण और परिणाम। भाई प्रथम विश्व युद्ध, इन दोनों में से एक विश्व युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाएगा, या तो प्रथम पूछ लेगा या द्वितीय पूछ लेगा। तो कौन सा पूछेगा वो भी कन्फर्म नहीं होता है, वो एग्जाम में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये दोनों विश्व युद्ध के कारण और इसके क्या परिणाम हुए, किन किन के बीच में हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये विश्व युद्ध वाला प्रश्न तो 100% लिख के ले लो, कन्फर्म है, चाहे कोई सा भी आएगा प्रथम या सेकंड। तो इसी का तरीका वही है कि पिछले साल कौन सा आया वो इस बार सही तक नहीं पूछा जाएगा। 50% चांस है उसके आने के, बाकी 50% चांस नहीं आने के भी होते हैं। तो आप इग्नोर कीजिए, जो पिछले साल आया उसको कम इग्नोर कीजिए, मतलब उसको थोड़ा इग्नोर ज़्यादा कीजिए, सॉरी। और जो पिछली बार नहीं आया था उसको आप थोड़ा डिटेल से पढ़िए। जैसे मान लीजिए 2022 की परीक्षा में सेकेंड वर्ल्ड वार आपसे पूछ लिया, तो इस बार आपको प्रथम विश्व युद्ध तैयार करना है। तो ये दोनों विश्व युद्ध इंपॉर्टेंट ही है, तो इसके कारण और परिणाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए जो कार्बनरी संस्था है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कार्बनरी संस्था क्या थी, तो छोटा वाला प्रश्न बनेगा, इससे कोई लंबा चौड़ा प्रश्न बनेगा नहीं। तो छोटा वाला जो अतिरिक्त गुणात्मक प्रश्न है वही बनेगा, तो इसको आप डिटेल से थोड़ा देख लेना। छोटा 20 शब्द के अंदर इसका शब्द पूछा जाएगा, इसका उत्तर पूछा जाएगा, तो ये देख लेना। फिर नेपोलियन जो थर्ड है उसकी विदेश नीति से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेपोलियन थर्ड ये वाला विदेश नीति वाला तो इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन थर्ड की विदेश नीति है, तो इसको आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा लघुत्रात्मक टाइप में आ सकता है या फिर निम्नात्मक टाइप में भी इसकी आपको पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए जो अगला प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न, वो है कि यूरोप में साहित्य के विकास पर निबंध। ये भी अपने सिलेबस में ऐसा ही है कि भाई यूरोप में साहित्य जो साहित्य है उसका क्या विकास हुआ, किस प्रकार। तो उसके इस टॉपिक पर आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, वो पूछेगा निबंध, यानी 4 शब्दों का निबंध आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये यूरोप में जो साहित्य है इसके विकास पर आप निबंध अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन से लेखक थे, कौन से साहित्यकार थे, कौन से चित्रकार थे, वो उस सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। उनके नाम अगर आप याद करेंगे तो सबसे बेस्ट है, तो वही तभी आपके ये इस प्रश्न में नंबर बनेंगे। तो वो चीज़ें आप याद कर लेना, यूरोप में साहित्य के विकास पर निबंध ये प्रश्न आएगा। फिर आगे देखिए वियना समझौता, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वियना समझौता, अब इसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। वियना समझौता क्या था और किसके बीच में हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बेसिक जानकारी, ऊपरी नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो ये वियना समझौता था। ठीक है, अभी शायद तक एक प्रश्न और है, 2 प्रश्न। ठीक है, तो एक प्रश्न ये तो ये है कि इटली एकीकरण के चरण, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसमें कोई छोटा प्रश्न आपसे इसके अंदर से पूछ लेता है, या फिर इसके लंबा चौड़ा प्रश्न भी बना लेगा 400 शब्दों वाला कि इटली के एकीकरण के चरणों का वर्णन करना है, किस प्रकार हुआ। या फिर इटली के एकीकरण के अंदर जो एक उसका वहाँ का शासक था उसका क्या योगदान था, उसका प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, जो इटली का एकीकरण जिसने किया था। ठीक है, तो उसका योगदान आपसे पूछ लेगा। तो इस इटली के एकीकरण को आपको इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा। और इसमें से कोई छोटा प्रश्न जो वहाँ का शासक था जिसने इटली का एकीकरण किया था उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो उससे कोई छोटा, उससे मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उसका नाम मैं आपको कमेंट बता दूंगा कि इटली का एकीकरण किसने किया था, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न देख लेना है, जिसका नाम कमेंट मैंने बता दिया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक चीज़ आप करते जाइएगा, तो जो 2021 का पेपर है जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, तो वो थोड़ा पेपर देख लेना। कई बार क्या है कि 2021 का पिछले साल का प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, वैसे अगर
आप 2-3 सालों के पिछले सालों के पेपर देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन 2021 का तो कम से कम देख के जाइए, ठीक है। तो ये 17% मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आने लायक है। वैसे इसकी ये गारंटी नहीं कि भाई यही आएंगे, ठीक है। तो केवल इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर है, और इतना ही सिलेबस है अपना। तो 8-10 टॉपिक है उसके अंदर, इन्हीं में से सब में से मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको जिस भी दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए इंपॉर्टेंट पर्सन वगैरह, तो आप मुझे कमेंट बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।